अस्सलाम वालेकुम टुडे स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो वैन डर वाल फोर्सेस के ऊपर है, या हमारी बुक में उसने क्या कहा हुआ है, इंटर मालिकुलर फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन। इंटर मालिकुलर फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन को सेकेंडरी फोर्सेस भी कहते हैं। तो फिर प्राइमरी फोर्सेस कौन सी होती हैं? प्राइमरी फोर्सेस जो होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, तो दैट फोर्सेस आर द प्राइमरी फोर्सेस। और जो सेकेंडरी फोर्सेस हैं आज हमने उनको डिस्कस करना है कि वैन डर वाल फोर्सेस आल्सो कॉल्ड इंटर मालिकुलर फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन, आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी फोर्सेस ऑफ ट्रैक्शन। और वैन डर वाल फोर्सेस के साथ हम और क्या डिस्कस करेंगे बाद में, नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम अलहदा से डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो आज हमने पूरे लेक्चर में वैन डर वाल फोर्सेस की टाइप, उनके फैक्टर, उनकी एप्लीकेशन, उनके जो है वो डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज को यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले जो वैन डर वाल फोर्सेस की टाइप है नंबर 1 पे, दैट इज द आयन डाइपोल फोर्सेस। आयन डाइपोल फोर्सेस सबसे पहली जो टाइप है वो कौन सी टाइप है? आयन डाइपोल फोर्सेस है। नाम से क्लियर हो रहा है, याद रखना है। देखें मोस्टली आपके पास यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो नाम से क्लियर होंगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई आयन होगा। आयन क्या हो सकता है? वो कीटाइन हो सकता है, वो इनाइन हो सकता है। आयन जो है वो कीटाइन या इनाइन हो सकता है। और यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल? डाइपोल का मतलब होता है पोलर मालिक्यूल। तो इसका मतलब है कि साथ में इसमें क्या होगा? पोलर मालिक्यूल होगा। तो वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो आयन और पोलर मालिक्यूल के दरमियान में होंगी, दैट आर कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्सेस। तो एग्जाम्पल इसमें सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल इन वाटर। जो सोडियम क्लोराइड है वो वाटर में क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि सोडियम के पास कीटाइन है और इधर साथ क्या है? इनाइन है। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन सॉल्युबल वाटर में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वाटर कौन सा मॉलिक्यूल है? डाइपोल मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। डिफाइन करना हो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द आयन एंड डाइपोल और पोलर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्सेस। तो उसकी एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे कोड करवा दी है। तो नेक्स्ट मेरे पास जो एग्जांपल है, और ये आयन डाइपोल फोर्सेस क्या है? वैन डर वाल फोर्सेस है। वैन डर वाल फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? ऑल द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल एक्सेप्ट प्राइमरी फोर्सेस। कौन सी? फर्क और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा जितनी भी फोर्सेस हैं ये वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं। वैन डर वाल फोर्सेस की जो रेंज होती है वो आगे, मतलब वैन डर वाल फोर्सेस की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, वैन डर वाल फोर्सेस की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 8 किलो जॉल पर मोल होती है। यहाँ पे जो वैन डर वाल फोर्सेस की जो आगे बाद बॉन्ड एनर्जी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 8 किलो जॉल पर मोल होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो बॉन्ड एनर्जी होती है ये अप्रोक्सीमेटली 8 to 42 किलो जॉल पर मोल की रेंज में होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम से कम 8 और इससे ज़्यादा 42 किलो जॉल पर मोल होती है। लेकिन जो प्राइमरी फोर्सेस है, प्राइमरी फोर्सेस आयनिक बॉन्डिंग, उनकी कम से कम जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो आपके पास 200 किलो जॉल पर मोल से ज़्यादा होती हैं। दोबारा देखें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, सबसे वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं। और इनसे सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन्हीं से चेंज होती हैं। और इनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी एनर्जी 8 to 42 किलो जॉल पर मोल की रेंज में होती है। और जो प्राइमरी फोर्सेस लाइक आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की जो रेंज होती है वो 200 किलो जॉल पर मोल से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो टाइप को डिस्कस करना है, नेक्स्ट आपके पास कौन सी आ गई? डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल? फिर ये डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल मीनिंग पोलर, जिसके पास 2 पोल हों। डाई मीनिंग 2, पोल मीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट। तो पोलर मॉलिक्यूल और इधर भी डायपोल, इधर भी पोलर मॉलिक्यूल।
अगर दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो दैट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें तो कौन सी बनती है, जैसे HCl है। अगर हम HCl में देखें क्लोराइड का पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल है पॉजिटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अगर हम इसको डिफाइन करें तो यहाँ पे ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ रही हैं ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनको डिफाइन करना है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव पार्ट ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये किस पे डिपेंड करती हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। दो बॉन्डेड एटम के दरमियान जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। जैसे HCl है और HCl के बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके बाद कम किस में होंगी, HBr में होंगी। तो HBr में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एज कंपेयर टू HCl क्या होंगी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वीक होंगी। लेकिन बाद में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो वो पोलैरिटी के ऊपर जो है वो बाद में उसको जो है डिस्कस करते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से भी बाद में देखते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किनका ज़्यादा होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा, वो बाद में डिस्कस करता हूँ। लेकिन अगर पोलैरिटी देखिए तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के बाद देखिए ये अभी मैंने वन बाय वन एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, लेकिन बाद में जब मैंने इनके ऊपर क्वेश्चन बनाने हैं तो तब पता चलना है कि ये कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपको बड़ा इजी सा टॉपिक लग रहा है कि बड़े सिंपल सा टॉपिक है, ये तो हमें आता है, लेकिन ये जैसे ही हम आगे चलते हैं क्वेश्चन बनाते हैं तो फिर हमें क्लैरिटी मिलेगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। नेक्स्ट यहाँ पे जो नेक्स्ट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है दैट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड इंस्टंटेनियस instantaneous dipole induced dipole forces, instantaneous dipole induced dipole forces, या हम यूं भी कह सकते हैं also called London dispersion forces, also called London dispersion forces. Instantaneous dipole induced dipole forces also called London dispersion forces. अब यहाँ पे इसको देखना होगा कि what is the meaning of instantaneous dipole. Instantaneous dipole का मतलब क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए एक मॉलिक्यूल में डाइपोल प्रोड्यूस हुआ, लम्हा भर के लिए मोमेंट्री टाइम के लिए एक मॉलिक्यूल में डाइपोल प्रोड्यूस हुआ और उसने दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल क्या करवा दिया, इंड्यूस करवा दिया, और उसके रिजल्ट में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी देर के लिए बनी उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बोलते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को मैं LDF से रिप्रेजेंट करूंगा कि LDF फोर्सेस जो है इनसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाद में। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखना है एग्जाम्पल, इसका मतलब है कि ये आपके पास दोनों के दोनों जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, अगर मैं इसको यूं लिखूं कि प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, इस सभी टाइप के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती हैं, बट मोर इंपॉर्टेंट या मोर सिग्निफिकेंट किन में होती हैं, मोर सिग्निफिकेंट जो होती हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होती हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आती हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं द मोमेंट्री फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द इंस्टेंटेनियस डाइपोल and induced dipole are called London dispersion forces और also called instantaneous dipole induced dipole forces। तो हम इसमें इनके फैक्टर को नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इनके फैक्टर कौन कौन से हैं, फैक्टर जिनकी वजह से ये कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं। फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कैसे? पहला पॉइंट, साइज किसका, उस मॉलिक्यूल का, उस स्पीशीज़ का। जितना साइज ज़्यादा होगा
उतनी उस मॉलिक्यूल की पोलराइज एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना साइज ज़्यादा होगा उतनी उस मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। उतना उस स्पीशीज़ का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्टॉर्शन डिस्पर्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। जितना उस मॉलिक्यूल का साइज ज़्यादा होगा उतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, उतनी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी। जितनी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। उतनी उसकी इंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन और इंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी ज़्यादा होगी। सभी का डायरेक्ट रिलेशन है। साइज ज़्यादा है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। साइज ज़्यादा का मतलब है कि मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। साइज की जगह पे आप मॉलिक्यूलर मास की भी बात कर सकते हैं कि जितना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है उतनी उसकी मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे हेलोजन की एग्जाम्पल लेता हूँ। हेलोजन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 7A। तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका है, आयोडीन का। उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद क्या है, फ्लोरीन। रीज़न क्या है, देखिए आयोडीन सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है, क्लोरीन गैस, फ्लोरीन भी क्या है, गैस है। तो ये इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ रहा है। तो रीज़न क्या है, यहाँ पे आयोडाइड का साइज ज़्यादा है, आयोडाइड का साइज बहुत ज़्यादा है और आयोडीन का साइज क्या है, स्मॉल है। आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है और फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, कम है। आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है और फ्लोरीन की पोलराइजेबिलिटी क्या है, कम है। तो ये आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका है, आयोडीन का, क्योंकि सॉलिड है। सॉलिड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। उसके बाद अगर मैं नोबल गैसेज को यहाँ पे देखूँ तो नोबल गैसेज में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा होगा, जीनोन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हीलियम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जीनोन का आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कम है, पोलराइजेबिलिटी कम है। तो इसलिए लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक है और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो सेकंड फैक्टर कौन सा आ गया, एटॉमिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा एटम होंगे तो उतना उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात वही है, लेकिन हमने यहाँ पे दो फैक्टर उसी साइज को और मॉलिक्यूलर मास को थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं, लेकिन बात एक ही है। जितनी एटॉमिसिटी किसी मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी उतना उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उतनी उस मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उतना उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्टॉर्शन है, ज़्यादा होगा। जितना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा उतनी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी। जितनी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतना उस मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथाल्पी ऑफ फ्यूजन, ये सारे के सारे फैक्टर क्या होते जा रहे हैं, डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं। एटॉमिसिटी ज़्यादा, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो पोलराइजेबिलिटी उस मॉलिक्यूल में क्या है, ज़्यादा है और उतनी उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा हैं, उतनी उसमें वैंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा हैं, उतनी उसमें वैंडरवाल फोर्सेस भी ज़्यादा हैं। एक ही बात है। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ इसको जस्टिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे ये पूछा जाए कि C6H14 है, ये मेरे पास हेक्सेन है, और ये C4H10 ये मेरे पास क्या है, ब्यूटेन है। हम ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। हमें ये देखना होगा कि मॉलिक्यूलर मास किसका ज़्यादा है। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है उसका आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखें हेक्सेन क्या है, लिक्विड है, हेक्सेन लिक्विड है और ब्यूटेन क्या है, गैस है।
तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। रीज़न ये है कि इसकी एटॉमिसिटी ज़्यादा है। 6 + 14 तो कितना बना 20, 10 + 4 तो 14, तो इसकी एटॉमिसिटी ज़्यादा है। कैसे, 6 और 14 20 एटम है इसमें, और इसमें कितने एटम है, 14 एटम है। तो जितनी एटॉमिसिटी ज़्यादा उतना मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, उतनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, जितनी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन और एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितनी नंबर आपके पास अगर एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है मुझे एन ब्यूटेन, एक मुझे दिया हुआ है एन ब्यूटेन और एक दिया है आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये एन ब्यूटेन है और ये मेरे पास आइसोब्यूटेन है। मुझे इनमें से देखना है कि किसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। दोनों की एटॉमिसिटी सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर दोनों का, तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर है। अब इन दोनों में से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो एन ब्यूटेन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आइसोब्यूटेन से क्या है, ज़्यादा। रीज़न याद रखनी है कि स्ट्रेट चेन का, ये यूँ याद रख लें कि नंबर ऑफ ब्रांचिंग जितनी बढ़ेंगी, नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीज होंगी तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। वैन डर वाल फोर्सेस डिक्रीज होंगी, जितनी नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीज होंगी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डिक्रीज होंगी। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एन पेंटेन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आइसोपेंटेन से क्या है, ज़्यादा है। आइसोपेंटेन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट न्यू पेंटेन से क्या है, ज़्यादा। रीज़न, नंबर ऑफ ब्रांचिंग। इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, इसमें एक ब्रांच आ रही है, इसमें दो ब्रांचें आ रही हैं, तो ब्रांचें बढ़ती जा रही हैं, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। पोलराइजेबिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये आपके पास दो फैक्टर आ गए। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि अब नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ MCQs बनाएंगे। इनमें से मुझे आपने बताना है कि किसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। HI है, HBr है, HCl है। उसके बाद यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड के बाद बेरिलियम क्लोराइड है, सॉरी मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम आयोडाइड है। इनमें से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, लिथियम क्लोराइड है, लिथियम ब्रोमाइड है, लिथियम आयोडाइड है। इनमें से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। मुझे यहाँ पे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस किस में ज़्यादा होंगी। और एग्जांपल देख लेता हूँ, बेरिलियम क्लोराइड है, बेरिलियम ब्रोमाइड है, बेरिलियम आयोडाइड है, अल्मोनियम क्लोराइड है, अल्मोनियम आयोडाइड है, अल्मोनियम ब्रोमाइड है। ये मुझे कुछ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, मुझे इनका सभी का ऑर्डर बताना है। ये हैलाइड्स मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं, ये भी मैंने यहाँ पे कुछ बताए हैं। और भी एग्जांपल देख लेता हूँ, H2O, H2S, H2SE, H2TE। मुझे इसका भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। ये सभी मैंने यहाँ पे 4-5 केस लिखे हैं और ये सारे के सारे कहाँ से रिलेट हो रहे हैं, इन्हीं फोर्सेस से रिलेट हो रहे हैं जो अभी तक हमने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिस्कस किए हैं कि वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे देखें इनमें से किसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अगर यहाँ पे देखें तो पोलैरिटी इसकी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस ज़्यादा है। तो ऑर्डर क्या आना चाहिए, यूँ आना चाहिए
लेकिन मॉलिक्यूलर मास इसका ज़्यादा है, साइज आयोडाइड का ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन सब में सेम है। हाइड्रोजन सब में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अगर हाइड्रोजन सेम आ रहा है तो डिफरेंट क्या है? हैलोजन, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड। तो हैलोजन में से सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है? इसका है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? जितना साइज ज़्यादा होगा उतनी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी, उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आपके पास ऑर्डर क्या आएगा? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का, वैन डर वाल्स फोर्सेस का, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, इंथैल्पी या वेपराइजेशन का, सब्लिमेशन का ऑर्डर ये होगा। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। अब यहाँ पे बताना होगा, यहाँ पे देखें। अब अगर यहाँ पे देखें कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, आप इसी के कंसेप्ट को इसी के साथ ये देखें, ये इस एग्जांपल के साथ, ये एग्जांपल मैंने इसलिए ऐड करवाई है, ये हलाइड्स हैं। हलाइड्स भी हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। हलाइड्स भी हमने डिस्कस करने होते हैं। नेक्स्ट हम सेकेंड ईयर का पार्ट है उसमें भी डिस्कस करेंगे। इसमें देखना है कि ये वाली जो मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम, लिथियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, ये जो मैंने 4 एग्जांपल लिए हैं और इनके साथ इनके हलाइड लिए हैं, इनको मुझे यहाँ पे बताना है कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूलर मास को प्रायोरिटी दें तो इसका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सब में मैग्नीशियम कॉमन है, सब में लिथियम कॉमन है, सब में बेरिलियम कॉमन है, सब में एल्युमिनियम क्या है? कॉमन है। तो ये वाले जो हलाइड्स हैं, ये सारे के सारे हलाइड्स के बारे में मुझे बताना है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। अभी तक जितनी भी हमने एग्जांपल की थी, इस वाली एग्जांपल में भी ये दोनों क्या थे? नॉन मेटल थे। इसमें क्या है? एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। तो जब मेटल और नॉन मेटल का केस आ जाए तो मोस्टली बॉन्ड क्या हो जाता है? आयोनिक हो जाता है। तो क्या इनका बॉन्ड भी आयोनिक है? नो, इनका बॉन्ड क्या है? कोवलेंट है। इनका बॉन्ड, ये जो सारे हलाइड्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ऑल हलाइड्स आर कोवलेंट हलाइड्स, ये कोवलेंट हलाइड्स हैं। अगर ये कोवलेंट हलाइड्स हैं तो इसका मतलब है कि इनमें कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट है? वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। तो कोवलेंट हलाइड के लिए या वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के लिए यहाँ पे आपने थोड़ा सा याद रखना है कि जब मेटल और नॉन मेटल की बात करेंगे देन आपके पास जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी होंगी। जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी उतनी जो है वो वैन डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा होंगी। पोलैरिटी किसके डायरेक्ट होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम। जितना दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी उस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी ज़्यादा होगी। कब? जब मेटल और नॉन मेटल की बात करेंगे। तो फिर ऑर्डर क्या आना चाहिए? फिर आपके पास, क्योंकि पोलैरिटी यहाँ पे ज़्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो ऑर्डर क्या आएगा? यूँ आएगा। इनके लिए यूँ ऑर्डर होगा, इन सब का ऑर्डर ये होगा। क्यों? क्योंकि ऑल हलाइड्स आर कोवलेंट हलाइड्स। कौन से, किसके हलाइड्स कोवलेंट होते हैं? ये 4 एग्जांपल कोड कर लेनी है। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के जो हलाइड्स हैं ये कोवलेंट हलाइड्स हैं। अगर ये कोवलेंट हलाइड्स हैं तो इसका मतलब है कि इनका जो आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा ये आपके पास यूँ होगा। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे ये क्या है? मेटल, इनमें कोई है? ये सारे के सारे क्या है? मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में आ रहा है। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये तो एक्सेप्शन आ गई। इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अब इनमें देखें, ये H2S है, ये H2SE है और ये H2TE है। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? H2TE का। रीज़न क्योंकि इसका साइज ज़्यादा है। फिर उसके बाद किसका साइज है? सिलीनियम का। तो फिर इसका, तो ये आपके पास ये नंबर 1 पे जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मैं अभी बता रहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वैन डर वाल्स फोर्सेस से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो नंबर 1 पे वाटर, फिर H2TE, फिर H2SE, फिर H2S। तो H2S का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा और सबसे कम वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। तो इसमें जितनी भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आएंगी उनमें आपने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कौन सी वैन डर वाल्स फोर्सेस की कितनी मैंने टाइप बताई है? नंबर 1 क्या था?
आयन डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, आयन हो और दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो, पोलर हो। दूसरी मैंने क्या बताई थी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन में क्या था कि दोनों के दोनों मॉलिक्यूल क्या थे, पोलर थे। फिर मैंने क्या बताया था, आयन डाइपोल फोर्सेज, और उसके बाद लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज। अगर इन सभी का आर्डर बनाना हो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी बॉन्डिंग है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद कौन सी हैं, वैन डर वाल फोर्सेज हैं। जितनी भी वैन डर वाल फोर्सेज हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद में आती हैं, तो वैन डर वाल फोर्सेज बाद में आएंगी। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद वैन डर वाल फोर्सेज हैं। अगर वैन डर वाल फोर्सेज को अब देखना हो कि इनमें से इनका क्या आर्डर बनता है, तो इनसे सबसे ज़्यादा कौन सी है, वैन डर वाल फोर्सेज में सबसे ज़्यादा जो है वो आयन डाइपोल फोर्सेज है। आयन डाइपोल फोर्सेज के बाद डाइपोल डाइपोल फोर्सेज है, और डाइपोल डाइपोल फोर्सेज के बाद लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज है। सबसे ज़्यादा आयन डाइपोल फोर्सेज है, फिर डाइपोल डाइपोल फोर्सेज है, और उसके बाद यहाँ पे डिबाई फोर्सेज भी एक होती है, डिबाई फोर्सेज है, और डिबाई फोर्सेज के बाद लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। अब ये डिबाई फोर्सेज कौन सी होती हैं, डिबाई फोर्सेज वो फोर्सेज जो एक पोलर मॉलिक्यूल हो और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। फॉर एग्जांपल, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल अगर हम कोड करें, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो मैंने क्या बताया, डिबाई फोर्सेज आल्सो कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेज। तो ये वो फोर्सेज होती हैं जो एक पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो और दूसरा कौन सा मॉलिक्यूल हो, पोलर मॉलिक्यूल हो, उनके दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, दैट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेज। और इनका ये आर्डर मैंने बता दिया है। ओके जी बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक।